हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं और आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं हम। और जो आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका नेक्स्ट पार्ट लेके मैं हाजिर हूँ शिवम वर्मा और आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जीएस बाय शिवम वर्मा। तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहें और मैं अभी आपको चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा। जब आपको अच्छा कंटेंट और बेस्ट तरीका मिले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तब आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो देखिए आपके स्क्रीन के सामने है, तो आप लोग पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। लिखा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। इस ए नंबर क्या है, रिब्बन जलप्रपात, बी कुचिकल जलप्रपात, सी जोग जलप्रपात और डी एंजल जलप्रपात। तो इसका ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो मैं जब तक ऑप्शन के साथ खेलता हूँ। देखो रिब्बन जलप्रपात है, ये कहाँ पे है, तो ये है कैलिफोर्निया में। ये कहाँ पर है, ये है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया है कहाँ पे, तो ये है यूएसए में। कैलिफोर्निया कहाँ है, तो ये है यूएसए में। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 4,496 मीटर। 4,496 मीटर, सॉरी 496 मीटर है इसका। कितनी, 496 इसकी मीटर ऊंचाई है। कुचिकल जलप्रपात ये कहाँ पर है, तो ये है भारत में। कुचिकल जलप्रपात कहाँ है, ये है भारत में और इसकी ऊंचाई कितनी है, 455 मीटर। 455 मीटर और ये क्या है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये है कुचिकल जलप्रपात। इसके बाद आता है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये भी है भारत में। ये दोनों कहाँ पर हैं, जोग जलप्रपात और कुचिकल जलप्रपात दोनों कहाँ पर हैं, तो ये दोनों हैं कर्नाटक में। इसके बाद आता है एंजल जलप्रपात। तो एंजल जलप्रपात कहाँ है, ये है वेनेजुएला में। ये कहाँ है, वेनेजुएला में है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। कितनी है इस ऊंचाई है इसकी, 979 मीटर और ये विश्व का सबसे क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसके बारे में फैक्ट आपको बताता हूँ एक, तो आप लोग बने रहें। देखिए ये बह रही है अमेजन नदी, ये अमेजन नदी है। इसकी एक सहायक नदी है, उसको बोलते हैं ओरिनको। इसकी एक सहायक नदी, इसको नाम क्या है, ओरिनको। इसकी सहायक नदी, इसका नाम है ओरिनको। फिर इसकी एक सहायक नदी, उसका नाम है किरोनी। कोरोनी इसका सहायक नाम है। एक कोरोनी की सहायक नदी, उसका नाम है चुरुन। उसका नाम क्या है, चुरुन। उसका नाम क्या है, चुरुन। और चुरुन से यहाँ से जल निकलता है और इसका नाम क्या है, यह है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात। तो अगर आपसे पूछ ले कि एंजल जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, तो आप लोग चुरुन टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे, चुरुन टिक करेंगे, ना कि किरोनी और ओरिनको। ठीक है, तो इसके बारे में फिर से देखो, ये कौन सी नदी, ये अमेजन है। ये अमेजन है। अमेजन की सहायक नदी कौन सी है, ओरिनको। अमेजन की सहायक नदी कौन सी है, ओरिनको। ओरिनको की सहायक नदी केरोनी। केरोनी की सहायक नदी चुरुन। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने लिखा है बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है। बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है। तो नंबर 1 कह रहा है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को, बी कह रहा है एशिया उत्तरी अमेरिका को, और सी कह रहा है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, और डी कह रहा है यूरोप और एशिया को। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अब बेरिंग जल संधि पूछ रहा है तो ये हो जाएगा एशिया और उत्तरी अमेरिका को। ये है एशिया का पार्ट और यहाँ से है ये उत्तरी अमेरिका का पार्ट। यहाँ से एक जल संधि है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बेरिंग जल संधि। उसका नाम क्या है, बेरिंग जल संधि। ये टोटल कितने किलोमीटर है, तो ये टोटल है 88 किलोमीटर। किन दो द्वीपों को अलग करती है, तो ये हो जाएगा एशिया और ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो ऑप्शन के साथ देखते हैं।
ये देखो लिखा है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, इन दोनों को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो इन दोनों को करती है बॉस जल संधि। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कौन सी जल संधि अलग करती है? तो करती है पनामा स्ट्रेट। क्या करती है? पनामा जल संधि। पनामा जल संधि अलग करती है किसको किसको? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। यूरोप और एशिया को कौन सी अलग करती है? तो ये है बॉस्फोरस। क्या है? बॉस्फोरस। बॉस्फोरस जल संधि है वो यूरोप और एशिया को अलग करती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो थोड़ा फैक्ट देख लीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को पूरा, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इससे। लिखा है बॉस्फोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। किससे? काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है तथा यूरोप को एशिया से अलग करती है। कौन सी जल संधि? बॉस्फोरस जल संधि की बात कर रहा है। फिर देखो नेक्स्ट, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। किसको? उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। इसकी लंबाई टोटल कितनी है? तो इसकी लंबाई हो जाएगी 88 किलोमीटर तथा इसकी गहराई कितनी हो जाएगी? औसत गहराई बता रहा है। ठीक है, औसत गहराई कितनी हो जाएगी? 25 मीटर हो जाएगी। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने, तो पढ़िए और जवाब दीजिए। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हडसन नदी, बी मिसौरी नदी, सी नील नदी और डी ओहियो नदी। और आपको एक मैं बात बताता चलूँ कि फ्रेंड, मैंने जितने क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसमें से 90% आरआरबी एनटीपीसी में रोज़ पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि सारे फैक्ट क्लियर हो जाएं। मैंने कल आपको वीडियो का एनालिसिस करवाया था कि उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। आप लोग कंटेंट पे जाइए, ठीक है, एक्सपीरियंस मत देखिए, कंटेंट पे जाइए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, हडसन नदी। हडसन नदी कहाँ है? तो ये है यूएसए में, क्योंकि जो न्यूयॉर्क शहर है वो अमेरिका का ही एक शहर है। ठीक है, मिसौरी नदी कहाँ है? ये भी यूएसए में है। मिसौरी नदी कहाँ है? ये भी यूएसए में है। और ओहियो कहाँ है? ये भी यूएसए में। बाकी नील नदी की बात करते हैं तो ये कहाँ है? ये है 8 देशों में बहती है। ये कितने? 8 देशों में बहती है और सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसके नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो इसके इस नदी के किनारे बसा है काहिरा। कौन सा? काहिरा। ये क्या है? काहिरा जो है वो मिस्र की राजधानी भी है। मिस्र की क्या है? राजधानी है काहिरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। ग्रेट विक्टोरिया लेक, क्या कह रहा है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की बात कर रहा है, किस देश में स्थित है? तो विक्टोरिया मरुस्थल है वो है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी अमेरिका और डी न्यूजीलैंड। तो इसका आप लोग बताइए। तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा। और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है प्रश्न नंबर 5 कह रहा है थार का मरुस्थल किन 2 देशों में स्थित है? थार का मरुस्थल किन 2 देशों में स्थित है? भारत पाकिस्तान, बी नंबर भारत नेपाल, सी नंबर कह रहा है भारत अफगानिस्तान और डी कह रहा है मंगोलिया और चीन। तो भारत और पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और नेपाल में कोई भी मरुस्थल नहीं स्थित है। भारत और अफगानिस्तान, मंगोलिया और चीन। मंगोलिया और चीन में एक मरुस्थल, उसका नाम है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल। और ये क्या है? ये एशिया का, ये क्या है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, उसका नाम है गोबी मरुस्थल। किन 2 देशों में? तो मंगोलिया और चीन में। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? तो इसका ए ऑप्शन कह रहा है हवा नहीं चलेगी, बी दिन रात नहीं होंगे, सी बारिश नहीं होगी और डी ए व बी दोनों। तो आप लोग सोचिए फ्रेंड, मैं इसका ये क्वेश्चन जो है मैं ये होमवर्क में देता हूँ
तो आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 रिपीटेड, क्वेश्चन नंबर 6 इज होमवर्क, ठीक है फ्रेंड, होमवर्क में है ये। आप लोग जितना हो सके होमवर्क का आप लोग जवाब दिया करें, ठीक है, ताकि मुझे खुशी मिलती है कि आप लोग कर तो रहे हैं कम से कम, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिख देना कि क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर, बी नंबर या सी नंबर, दो तीनों में से कोई एक चॉइस करना, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए थोड़ा फैक्ट अगर है तो फैक्ट बताता हूँ तुम लोगों को, क्या फैक्ट हो सकता है। अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो वायुमंडल आगे की ओर घूमता रहेगा। क्या कह रहे हैं, तो वायुमंडल आगे की ओर घूमता रहेगा। भूमध्य रेखा पर मौजूद सभी चीजें पूर्व की ओर उड़ने लगेंगी। क्या कह रहा है, पूर्व की ओर उड़ने लगेंगी। सब कुछ तबाह हो जाने के बाद सूरज एक ही जगह पर स्थिर दिखेगा, क्योंकि पृथ्वी तो घूम ही नहीं रही होगी, ठीक। क्या कह रहा है, पृथ्वी तो घूम ही नहीं रही होगी, इस वजह से एक दिन में 24 घंटे की बजाय 365 दिन होंगे। इसका मतलब दिन रात नहीं होंगे। क्या कह रहा है, दिन रात नहीं होंगे। और दूसरा क्या कह रहा था, और ऑप्शन नंबर देखिए, दूसरा भी कुछ कह रहा था, दूसरा कह रहा था दिन रात नहीं होंगे, हाँ तो दिन रात भी नहीं होंगे, ठीक है। और हवा बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग को मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट, ए व बी दोनों, ठीक है। तो उन्हें पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रश्न 7 है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, तो 1921, 1911, 1949 और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, आप लोग बताइए। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1911 इज करेक्ट, 1911 इज करेक्ट, ठीक है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ मैं। तो देखिए ये रहा आपके सामने यह स्मारक, क्या कह रहा है, यह स्मारक नई दिल्ली में राजपथ मार्ग पर स्थित है। कहाँ पर, राजपथ मार्ग में स्थित है, जो भारत की विरासत के रूप में जाना जाता है, जो भारत की विरासत के रूप में जाना जाता है। इंडिया गेट एडविन लेडिस, क्या कह रहा है, एडविन लेटशियर ल्यूटसन द्वारा डिजाइन किया गया था। अभी हाल ही में ये पूछा गया था प्रश्न, अभी शायद 18 तारीख को एनटीपीसी का एग्जाम था, उसमें यही क्वेश्चन सेम पूछा गया था, डिजाइन किया गया था। और इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण 1931 में हो चुका था। 1921 में शुरू हुआ और 1931 में बनकर तैयार हो गया। टोटल बनने में कितना समय लगा, टोटल बनने में लगा 10 साल। शुरुआत में इस स्मारक का नाम ऑल इंडिया वार मेमोरियल रखा गया। क्या रखा गया, ऑल इंडिया वार मेमोरियल इसका नाम रखा गया शुरुआत में। ओके, आई होप क्लियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, 1921 में मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था। 1921 में मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था, मोपाला विद्रोह पूछ रहा है। तो मोपाला विद्रोह ए नंबर केरल, बी बंगाल, सी झांसी और डी उड़ीसा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए केरल। और आई होप कि आप लोगों को पता होगा। तो फ्रेंड थोड़ी बात कर लेते हैं हम, तो थोड़ा बात करना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग कंटेंट पे जाइए ना, कंटेंट पे जाइए। आप लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, आप लोग वीडियो पूरा देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसा ऐसा मैं पढ़ा रहा हूँ कि आरआरबी और एनटीपीसी में 90% फंस रहा है। आप लोग अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग देखिए, कंटेंट पे जाइए। जितना मैं ओवर बता देता हूँ उतना बताने की कोशिश करता हूँ जितना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने अभी सारे पेपर देखे हैं, उसमें 6-7 क्वेश्चन फंस रहे हैं अभी, जबकि बहुत ज़्यादा 20 वीडियो हुए होंगे। तो आप लोग अगर ज़्यादा वीडियो हो जाएंगे तो फिर क्या होगा सोचिए, ठीक है। तो इससे अच्छा आप लोग पूरा वीडियो देखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बताइए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं ना, तो आप लोग शेयर किया करिए, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए केरल में। कहाँ हुआ था, केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। कब हुआ था, 1921 में हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था, तो ये अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। तो बढ़ते हैं
देखते हैं इसके बारे में जानकारी आपको कुछ मिलती है। देखिए लिखा है 20 अगस्त 1921 का दिन केरल के लिए इतिहास में काले दिन के तौर पर दर्ज है। इतिहास में काले दिन के तौर पर दर्ज है। इसी दिन केरल के मालाबार इलाके में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ मोपला विद्रोह बाद में सांप्रदायिक रंग ले लिया। अंग्रेजों के खिलाफ किसके खिलाफ हुआ था? अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था मोपला विद्रोह, और बाद में इसने क्या किया? सांप्रदायिकता का रूप ले लिया था। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्या कह रहा है? प्रश्न 8 कह रहा है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान, बी नंबर पाकिस्तान भारत, सी नंबर भारत चीन, और डी नंबर भारत बांग्लादेश। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आप लोग बताइए आंसर, तब तक मैं ऑप्शन को डिस्कस करता हूँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो इसको बोलते हैं डूरंड रेखा। क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा बोलते हैं। भारत और चीन के बीच कौन सी है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन है? तो इसको बोलते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत और बांग्लादेश को हो जाएगी। भारत और चाइना को हो जाएगी मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान को, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा करेक्ट। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सी अलग करती है? तो उसका नाम हो जाएगा डूरंड रेखा। तो थोड़ी जानकारी देते हैं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से संबंधित है। रेड क्लिफ रेखा का 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद, रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ, क्या कह रहा है? सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 48 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील मतलब 45,000 4,50,000 किलोमीटर क्षेत्र को नियोजित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। कितना कह रहा है? 4,50,000 किलोमीटर क्षेत्र को नियोजित के रूप में विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। मील कितना हो जाएगा? तो 1,75,000, इसका क्या हो जाएगा? मील हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी महाधिवक्ता, और डी संघ लोक सेवा अधिकारी। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करता हूँ। तो संघ लोक सेवा अधिकारी किस अनुच्छेद में होगा? तो इसको 315 अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत में संघ लोक सेवा का अधिकारी होगा। प्रधानमंत्री को आर्टिकल नंबर 75 में बताया गया है। और मुख्य न्यायाधीश जो है, इसका ऑप्शन नंबर क्या? ए इज करेक्ट हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश क्या शपथ दिलाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी है, अगर है तो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिए गए पर्वत श्रेणियों में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो फ्रेंड देखिए आप लोग, आप तब तक इसका आंसर दीजिए आप लोग। देखिए तब तक मैं इसके बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। आल्पस पर्वत कहाँ पर है? तो ये आल्पस पर्वत हो जाएगा, ये कहाँ है? तो ये यूरोप में है। ये कहाँ पर है? ये है यूरोप में। कहाँ है? यूरोप में हो जाएगा। काराकोरम कहाँ पर है? ये भारत में है, भारत में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? इसी की चोटी है K2 गॉडविन अस्टीन, उसको बोलते हैं। एंडीज ये कहाँ पर है? तो एंडीज हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। और रॉकी कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्तर अमेरिका। चलिए देखते हैं अगर कुछ जानकारी है। सर्वाधिक, काराकोरम की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन K2 है। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसको बोलते हैं K2 भी बोलते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की बात कर रहा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गॉडविन ऑस्टिन, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है।
एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई टोटल है 7200 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर लंबाई नहीं पूछ रहा है, इस पर पूछ रहा है ऊंचाई पूछ रहा है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकोगुआ है। ठीक है, माउंट एकांकोगुआ है, जिसकी ऊंचाई कितनी 6960 मीटर है। 3 आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? माउंट ब्लैंक है। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैंक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4807 मीटर है। 4807 मीटर इसकी ऊंचाई है। रॉकी पर्वत, ये अमेरिका की बात करता है। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, 3 देशों में ये। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी सब सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट अल्बर्ट, और जिसकी ऊंचाई कितनी? 4401 मीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पे नए हैं तो। और वीडियो अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो एक बार पूरा देखें। ओके, और वीडियो को पसंद आया होगा तो एक बार लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।